नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदू विवाह अधिनियम यानी एचएमए के तहत तलाक की प्रक्रिया से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प रणनीतिक पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कानूनी प्रक्रिया सिर्फ शिकायतों, आंसुओं या इमोशंस के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो सच में शतरंज के खेल की तरह है, जहां आपकी जीत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या गलत हुआ, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी रणनीति क्या है, आपके कदमों का सही क्रम क्या है और आपके दस्तावेज कितने पुख्ता हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी कानूनी बिसात को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हमने 4 मुख्य स्तंभों में बांटा है, जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को एक रणनीतिक ढांचे में ढालते हैं। पहला, हम देखेंगे पूर्व तैयार कानूनी बचाव। दूसरा, सबूतों की एक मजबूत नींव कैसे बनाई जाती है। तीसरा, मुख्य कानूनी आधार कैसे स्थापित किए जाते हैं। और अंत में चौथा, समय सीमा और विशेषज्ञों को कैसे नेविगेट किया जाए। देखा जाए तो ये सब कॉज एंड इफेक्ट यानी कारणों और प्रभाव की एक कहानी है, जहां आपका आज उठाया गया हर एक कदम आगे की राह तय करता है। तो आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, पूर्व तैयार कानूनी बचाव। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही अहम बात साफ करते हैं, और वो ये कि असली रणनीति तो कोर्ट में आधिकारिक रूप से केस फाइल करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष की शिकायत दर्ज करने का इंतजार क्यों किया जाए? क्या पहले शिकायत करना बेहतर नहीं है? स्रोत की रणनीति बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये सुझाव देती है कि कभी-कभी विरोधी पक्ष को पहले शिकायत दर्ज करने देना रणनीतिक रूप से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह पिटीशनकर्ता को एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। जरा सोचिए, जब आप बाद में अपनी तलाक की याचिका दायर करते हैं, तो आप विरोधी पक्ष द्वारा लगाए गए उन विशिष्ट आरोपों का एकदम सटीक और प्रभावी ढंग से खंडन कर सकते हैं। यह एक काफी स्मार्ट मूव है। इस पूरी प्रक्रिया में कारण और प्रभाव के इस महत्वपूर्ण क्रम को देखिए। मान लीजिए चरण 1 उत्पीड़न की कोई घटना घटती है, चरण 2 तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है, और फिर आता है चरण 3, अदालत में एक मजबूत पहले से तैयार बचाव स्थापित हो जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देता है। अगर क्रूरता या उत्पीड़न होने पर शुरुआत में ही पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो यकीन मानिए अदालत निश्चित रूप से इस देरी पर सवाल उठाएगी, और नतीजा, आपका केस शुरुआत में ही कमजोर पड़ सकता है। अब हम अपने दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है सबूतों की मजबूत नींव बनाना। अब इस विषय के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है, वो यह है कि ये पूरी तरह से बारीकी से किए गए दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन की परम आवश्यकता पर जोर देता है। बिना सबूतों के कोई भी रणनीति काम नहीं आती। स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि आपकी याचिका बिल्कुल एक सख्त क्रोनोलॉजिकल कहानी यानी एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाओं के क्रम की तरह तैयार की जानी चाहिए। इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें। अगर पहले दिन कोई घटना होती है, तो पहले हफ्ते के अंदर ही उसकी सटीक तारीख और समय लॉक किया जाना चाहिए, और पहले महीने के अंत तक इन सभी बारीकियों के साथ आपकी एक विस्तृत याचिका ड्राफ्ट हो जानी चाहिए। स्रोत बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि गोलमोल या अस्पष्ट आरोपों को अदालतें मिनटों में खारिज कर देती हैं। अब जरा इस विशिष्ट कोट पर ध्यान दीजिए, जो सीधे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से लिया गया है। ये एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक रणनीति को उजागर करता है। डॉक्यूमेंट के अनुसार ऑडियो या वीडियो जैसे सबूतों को पेश करने के लिए एविडेंस स्टेज का लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें शुरुआत में ही अपनी प्रारंभिक याचिका के साथ जोड़ देना चाहिए। इससे होता क्या है? ये कदम केस में सत्ता के समीकरण को तुरंत बदल देता है और विरोधी पक्ष पर शुरुआत से ही एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बना देता है। दस्तावेज एक और बहुत जरूरी बात बताता है। केवल दूसरे पक्ष का बुरा व्यवहार साबित करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपना अच्छा आचरण साबित करना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत ने कुछ बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिए हैं, जैसे होटल के बिल, आपकी शॉपिंग की रसीदें, हनीमून की तस्वीरें या फिर जन्मदिन की पार्टियों के सेलिब्रेशन। अब आप सोचेंगे, इनसे क्या होगा? इन सबूतों को जमा करने से कानूनी रूप से यह साबित होता है कि आपने अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया है, और यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि जो भी विवाद है वो पूरी तरह से एक तरफा है। सोर्स डॉक्यूमेंट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, जो किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करता है, और वो है विफलता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि याचिकाकर्ता को यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से स्थापित करना ही होगा कि आखिर ये शादी टूटी क्यों।
क्या ये किसी के व्यवहार या स्वभाव का नतीजा था? क्या इसमें कोई बाहरी पारिवारिक प्रभाव शामिल था या फिर इसके पीछे कोई और विशिष्ट कारण था? ये स्पष्टता ही आपके पूरे केस को एक सही दिशा देती है। तो चलिए अब अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, मुख्य कानूनी आधार या लीगल ग्राउंड्स स्थापित करना। आइए देखते हैं कि स्रोत अधिकतम लाभ उठाने के लिए कौन से कानूनी रास्ते सुझाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बात एडल्टरी यानी व्यभिचार के आधार पर तलाक की आती है तो सहप्रतिवादी यानी कोरेस्पोंडेंट की भूमिका अत्यंत रणनीतिक हो जाती है। ये कोरेस्पोंडेंट वो तीसरा व्यक्ति है जिसे इन मामलों में स्पष्ट रूप से नामित किया जाता है। दस्तावेज के अनुसार आधिकारिक कार्यवाही में उस तीसरे पक्ष का सीधा नाम लेने से आपके दावे में बहुत अधिक कानूनी वजन जुड़ जाता है और आपका केस काफी मजबूत हो जाता है। यहां स्रोत दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों की तुलना करता है। रणनीति ए, क्रूरता और व्यभिचार दोनों को एक साथ मिलाना। ये एक काफी आक्रामक रणनीति है जहां एक मजबूत केस बनाने के लिए मिले जुले आधारों पर तुरंत फाइलिंग की जाती है। इसके ठीक विपरीत है रणनीति बी, यानी 2 साल का अलगाव। अगर आपके पास ठोस सबूतों की कमी है तो ये रणनीति अधिक धैर्यवान है, जहां एक विशिष्ट टाइमलाइन के पूरे होने का इंतजार किया जाता है। आइए इस परित्याग या डिजर्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत इसे कम से कम 2 साल के अलगाव की अवधि के रूप में परिभाषित करता है। दस्तावेज इसे एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ कानूनी सुरक्षा जाल के रूप में प्रस्तुत करता है। आसान शब्दों में कहें तो जब आपके पास सब्जेक्टिव सबूत कमजोर हों तो 2 साल का ये अलगाव तलाक के लिए एक ऐसा मजबूत आधार दे देता है जिसे कानूनी रूप से चुनौती देना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हम अपने अंतिम और चौथे खंड पर आ गए हैं, समय सीमा और विशेषज्ञों को समझना। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को समझना एक बात है, लेकिन सही समय पर सही इंसान की मदद लेना पूरी रणनीति को अंतिम रूप देता है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट और ध्यान देने लायक सलाह देता है। धारा 9 यानी वैवाहिक अधिकारों की बहाली, जिसे आरसीआर भी कहते हैं, उससे पूरी तरह बचना। हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से इस धारा को पूरी तरह से बाईपास करने की सलाह देता है। अधिवक्ता के अनुसार इससे होता कुछ नहीं है, बस कोर्ट में बेवजह की देरी होती है। अगर तलाक ही आपका असली और अंतिम लक्ष्य है तो एक साधारण कानूनी नोटिस भेजना कहीं अधिक कुशल और सीधा रास्ता होता है। अब जब बात बच्चों की आती है तो दस्तावेज एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन सामने रखता है। देखा गया है कि अदालतें अक्सर तलाक देने में बहुत हिचकिचाती हैं अगर उन्हें जरा सा भी लगता है कि इससे किसी बच्चे का भविष्य जटिल हो जाएगा। इसीलिए स्रोत के अनुसार बच्चे की फिजिकल कस्टडी यानी शारीरिक कस्टडी अपने पास होना आपकी कानूनी स्थिति को सक्रिय रूप से मजबूत करता है और इसे केस में एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ माना जाता है। इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण को समेटते हुए दस्तावेज अपने एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देता है, एक स्पेशलाइज्ड यानी विशेषज्ञ वकील का चुनाव। देखिए, सिर्फ कानून की किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं होता। आपको एक ऐसे कुशल वकील की नितांत आवश्यकता होती है जो ये जानता हो कि किन रणनीतिक आवेदनों को कब और कैसे दायर करना है, और सबसे अहम बात, विरोधी पक्ष के केस की धज्जियां उड़ाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज करना है। और ये बात हमें आज के अंतिम और एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस पूरे रणनीतिक ढांचे को बारीकी से समझने के बाद क्या ये पूछना गलत होगा कि आधुनिक पारिवारिक अदालत के इस पूरे सिस्टम में क्या न्याय व्यवस्था अंततः सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष का साथ देती है, या फिर जीत सिर्फ उसकी होती है जो सबसे बेहतरीन रणनीतिकार है? स्रोत दस्तावेज से जो ये कानूनी वास्तविकताएं सामने आती हैं वो निश्चित रूप से हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।